हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार उड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है और इसी में हम लोग चैप्टर नंबर 9 को आज देखेंगे। पर्यावरण और धारणीय विकास को हम लोग पढ़ेंगे। पर्यावरण क्या कहते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। और आप देखिए, ये दोनों चीजें केवल भारत व्यापी नहीं है, बल्कि ये दोनों मुद्दे आपके विश्वव्यापी हैं। पूरे विश्व में इन आपके पर्यावरण यानी कि आप इन्वायरमेंट को लेकर, सस्टेनेबल आपके डेवलपमेंट को लेकर पूरे विश्व स्तर पर आपके प्रयास किए जा रहे हैं कि हमको इस तरह से विकास करना है ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं वो हमारे संसाधनों का, हमारे रिसोर्स का अच्छे से उपयोग कर सकें। हमारी ऐसा कोशिश, हमारी ऐसी सोच और हमारा ऐसा प्रयास है। तो कह रहे हैं इस अध्ययन को पढ़ने के बाद आप पर्यावरण की अवधारणा को समझेंगे। पर्यावरण कैसा है? अधोगति है और संसाधन अपक्षय के कारणों और प्रभावों का आप आपका विश्लेषण करेंगे कि आखिर में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और भारत के समक्ष आपका पर्यावरण की प्रकृति को समझेंगे और पर्यावरण के मुद्दों को धारणीय विकास के संदर्भ से जोड़कर हम लोग इनको पढ़ेंगे। अब एक हमारे सामने आपका कोटेशन है कि पर्यावरण को यदि यथावत छोड़ दिया जाए तो वह निरंतर लाखों वर्ष तक जीवन का सहारा बन सकता है। कि अगर हम पर्यावरण को जैसे है, अगर इसको वैसे ही यथावत मतलब जिस कंडीशन में जैसा यूं ही छोड़ दें तो लाखों वर्ष तक क्या बनेगा? हमारे जीवन का जो सहारा है वो बन सकता है। इस योजना में एकमात्र सर्वाधिक अस्थिर और संभावित विनाशकारी मानव शक्ति प्रजाति है। और कह रहे हैं जो सबसे ज्यादा इसको नुकसानदेह है, जो इसको अस्थिर कर रहा है, जो इसको सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है, और उसमें एक ही शक्ति है जो उनको सबसे ज्यादा विनाशकारी, उसका नाम है मानव यानी कि ह्यूमन, यानी कि हम और आप। इस पर्यावरण को नष्ट करने और डिस्टर्ब करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो मानव प्रजाति यानी कि हमारा है। क्लियर है? और कह रहे हैं कि मनुष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण को जाने अनजाने में दूरगामी और अपरिवर्तनीय बदलावों लाने में सक्षम रखता है। कैसा रखता है? इनको बदलावों को लाने में क्या है आपका, वो सक्षम रखता है। क्लियर है? ये हमको देखना कि किस तरह के बदलाव आपके हो रहे हैं, जाने अनजाने कंडीशंस क्या है, इन सब के बदलाव की स्थिति को वो आपका रखता है। कहने की पिछले अध्यायों में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख आर्थिक मुद्दों की चर्चा की थी कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख कौन कौन से आधारिक मुद्दे हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक प्राप्त आर्थिकी विकास को हमने भारी कीमत चुकाई है और इसके लिए हमें पर्यावरण की गुणवत्ता पर की बलि देनी पड़ी है। अब जैसे जैसे हम वैश्वीकरण, जिस कारण संकल्प उच्च आर्थिक समृद्धि है, प्रवेश कर रहे हैं, वैसे वैसे हम पहले के विकास के पथ पर पर्यावरण प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखना होगा और महत्वपूर्ण धारणीय विकास के पथ को चुनना होगा। हमारे द्वारा अपनाए गए विकास के अधारणीय पथ और धारणीय विकास की चुनौती को समझना होगा। और उसके लिए सबसे पहले हमें आर्थिक रूप में पर्यावरण के महत्व और योगदान को समझना होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए हमें इस अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें भागों में बांटा गया है? 3 पार्ट। पहला भाग क्या है? पर्यावरण के कार्य और भूमिका संबंधित। दूसरा कार्य क्या है? भाग में भारत में पर्यावरण की स्थिति पर चर्चा की गई है। और तीसरा जो भाग है आपका, धारणीय विकास प्राप्त करने के लिए उठाए गए आपके कदम और युक्तियों पर आपका विचार करना है। तो ये सारी चीजों को हमें बेसिकली आपका इन पर गौर कर इन पर विचार कर हमको देखना है, या कह सकते हैं हमको आगे बढ़ेंगे। पर्यावरणीय परिभाषा और कार्य कि पर्यावरण के कि क्या आपका परिभाषा है और क्या उसके कार्य हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार आप गौर करके मुझे ये बताइए मेरे बच्चों कि आपके हिसाब से
पर्यावरण में किन किन चीजों की स्थिति है और कैसे आप कहेंगे कि आने वाले समय में पर्यावरण किन चीजों को प्रभावित करता है, पर्यावरण किस तरह से मानव जीवन को आपका प्रभावित करता है, या कैसे हम पर्यावरण को आपका प्रभावित कर रहे हैं, ये मुद्दे आपको सोचने होंगे। जब तक आप इनकी एक इमेज अपने माइंड में नहीं बना लेते, इनके प्रति थोड़ा सा आप सोच विकसित नहीं कर लेते, तब तक ऐसे मुद्दों को पढ़ना, समझना और उनको लिंक कर कर देखना बड़ा थोड़ा टफ लगता है, कठिन हो जाता है। तो हमें इन सारे मुद्दों को अपना आपके व्यवहारिक रूप से अपने आसपास के पर्यावरण, समाज से, अपनी स्थिति से, अपनी कंडीशन से हमको जोड़कर पढ़ना होगा, ताकि हम उनको कोरिलेट करके उनको याद रख सकें और उनको हम प्रैक्टिकल रूप में भी अनुभव कर सकें। तो ही आप चैप्टर को सही मायने में समझेंगे और तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर में इतने प्रयास क्यों किए जा रहे हैं, क्या इसका महत्वता है और क्या इसका मीनिंग है। कह रहे पर्यावरण परिभाषा और कार्य। पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। कैसे किया गया है देखना है। जितना भी हमारा पर्यावरण है उसमें समस्त भूमंडलीय जो आपका विस्तार है और सभी प्रकार के जो आपके संसाधन हैं उनकी समग्रता के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है। अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे हैं आपके अजैविक तत्व हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सभी जीवित तत्व जैसे पक्षी, पशु, पौधे, वन, मत्स्य आदि जैविक तत्व हैं, जबकि हवा, पानी, भूमि ये सब कैसे हैं अजैविक तत्व हैं। तो जैविक तत्व में क्या आ गया आपका, ध्यान दीजिए। जैविक तत्व में आपका पशु, पौधे, वन, मत्स्य और पक्षी, यानी कि जो आपके कंपोज हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं, उनको हमने क्या रख दिया आपका जैविक, और जो आपका डिकम्पोज नहीं सकते उनको हमने अजैविक कह दिया। इनको कार्बनिक और अकार्बनिक भी आप बोल सकते हैं। कह रहे हैं कि चट्टान और सूर्य के पर्यावरण के अजैविक तत्व के उदाहरण है। आप ऐसे ही किसी रॉक्स को ले लीजिए, आप सन की जो आपकी लाइट है उसको ले लीजिए, ये सारे आपके क्या है अजैविक के क्या है एग्जाम्पल हैं। और पर्यावरण अध्ययनों के इंगत इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंध का अध्ययन है। एक दूसरे को ये को रिलेट कर कर आपका पढ़ते हैं और इनको आपका देखते हैं। पर्यावरण के कार्य। पर्यावरण 4 आवश्यक कार्य करता है। यह संसाधनों की पूर्ति करता है, जिससे नवीनकरण और गैर नवीनकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन वे हैं जिनका उपयोग संसाधनों के क्षय या समाप्ति की आशंका के बिना किया जा सकता है, अर्थात संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। मानवीय संसाधनों के उदाहरणों में वनों के, पेड़ों के और समुद्र की मछलियां, और दूसरी ओर गैर नवीनकृत संसाधन योग्य हैं, वे निष्कर्ष और योग्य को समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जीवाश्म ईंधन, यह अवशेषों का सहमति कर लेता है कि वह जानकीय और अजानकीय, जनांकीय और जैविक विविधताओं को प्राप्त करने का पोषण करता है। यह सौंदर्य विषय की सेवा भी प्रदान करता है। और कह रहे कोई सुंदर आपका इसमें दृश्य है। ठीक है, कई सुंदर दृश्य। अब देखिए कुछ पानी के ऐसे स्रोत थे जो आपका नेचुरल स्रोत है, जिनको हम ताजा कहते हैं। ये ताजा स्रोत है। ताजा का मतलब है जहां वो आपका जल स्रोत जो बिना किसी आपने प्रदूषित या किसी मानव प्रक्रिया के हमको निस्वार्थ मिलता है और हम उसका उपयोग करते हैं, उसको हम प्राकृतिक कह सकते हैं। आप देखते हैं कोई झरना, कोई झील आपका नेचुरल बह रहा है, कोई आपका सरिता, कोई स्रोत, वो कैसा है, वो ताजा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें मानव हस्तक्षेप उसको प्रभावित करता है। क्लियर है। और हम उसको उन प्रभावितों को भी देखते हैं। अब देखिए ये झील है और इस कैसे ये जो आपका स्रोत है कैसे प्रभावित हो रहा है, इसको भी हम लोग आपका समझेंगे। कह रहे हैं कि पर्यावरण इन कार्यों के बिना किसी व्यवसाय को तभी कर सकता है जब ये कार्य उसकी धारण क्षमता की सीमा है। इसका अर्थ यह है कि संसाधन का निष्कासन इनके पुनर्जनन की दर को अधिक नहीं है और उत्पन्न अन्वेषण पर्यावरण का समावेशन के भीतर भी है। जब ऐसा नहीं होता कि पर्यावरण जीवन का पोषण अपना तीसरा महत्वपूर्ण कार्य में असफल हो जाता है, इससे पर्यावरण संकट पैदा होता है। और पूरे विश्व में आज यही स्थिति है कि
विकासशील देशों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकसित देश के समग्र उपभोक्ता तथा उत्पादन मानकों ने पर्यावरण के पहल दो कार्यों पर भारी दबाव डाला है और अनेक संसाधन आपके विलुप्त हो गए हैं और सर्जित अवशेष पर्यावरण के अवशेषी क्षमता के भार है। अवशोषी क्षमता का अर्थ है पर्यावरण का अपक्षय को रोकने और योग्यता से है। इससे कारण ही आज हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर खड़े हैं। विकास के क्रम में नदी और अन्य जल दूषित प्रदूषित हुए हैं और सूखे खड़े हैं। इससे जल को एक आर्थिक वस्तु बना दिया गया है और साथ ही नवीनकरणीय और गैर नवीनकरणीय संसाधनों के गहन विकसित निष्करण में अनेक महत्व रखता है। ठीक, हम नए संसाधनों की खोज में प्रौद्योगिकी व अनुसंधान पर आपका विशाल व्यय करने के लिए मजबूर है। जो नई आपकी तकनीकी है और नया अनुसंधान जो आपका रिसर्च है, उस पर हम बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए हम आपका रेडी है, हम आपका तैयार है। इसके साथ ही जुड़ी पर्यावरणीय अपक्षय की गुणवत्ता की, स्वास्थ्य लागत, जल और वायु की गुणवत्ता की गिरावट से सांस और जल संक्रमण रोगी की घटना बढ़ी है। परिणाम स्वरूप व्यय भी बढ़ता जा रहा है और वैश्विक पर्यावरण मुद्दे जैसे उष्णता और ओजोन क्षरण की स्थिति और गंभीर को बना दिया है, जिसके कारण सरकार को अधिक धन व्यय करना पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों में अवसर लागत बहुत अधिक है। कैसी है ये आपकी जो अवसर लागत है, ये कैसी हो गई है? ये आपका बहुत अधिक हो गई। ये आज भी हमारे यहाँ जो है अवसर लागत बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बढ़े। कह रहे हैं यह सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि पर्यावरण समस्या इस शताब्दी के लिए नई है, या यदि ऐसा है तो क्या है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ विस्तार में जाने की आवश्यकता है। प्रारंभ के दिनों में जब सभ्यता शुरू हुई या जनसंख्या की इस असाधारण वृद्धि के पूर्व देश में औद्योगिक अपनाने से पहले पर्यावरण संसाधन की मांग और सेवा उसकी आपूर्ति बहुत कम थी। इसका अर्थ यह हुआ कि पर्यावरण प्रदूषण की अवशोषी क्षमता के भीतर था, यानी कि जितना भी हम लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, हमारा जो बाप का पर्यावरण है उसको सिक करता था, उसको शोषण कर लिया करता था, अवशोषण की उनको खींच लेता था उसके। ठीक, और कह रहे हैं कि अवशोषी क्षमता के भीतर था। संसाधन निष्करण की दर इन संसाधनों को पुनर्संचरण करने की दर से कम थी, इसलिए पर्यावरण समस्या उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि कुल मिला के जो हम बैलेंस की बात करते हैं, पर्यावरण बैलेंस की, जितना हम लोगों ने कार्बन आपको उत्सर्जित किया, उसी को हमारे पेड़ों ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जितना उत्सर्जन कर रहे थे पेड़, उतना उसको क्या कर रहे थे? ग्रहण कर ऑक्सीजन छोड़ रहे थे। यानी कि एक पर्यावरण संतुलन बना हुआ था। अब क्या हो रहा है? पेड़ कट रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रियां लग रही हैं, हानिकारक केमिकल आ रहे हैं, चाहे वो आपके हवा में हो, चाहे आपके मिट्टी में हो, चाहे आपके जल में हो, चाहे आपके जो हमारा वायुमंडल उसमें हो, चाहे हमारा टेरेस्ट्रियल जो आपका रेडिएशन है उसमें हो, ओजोन परत का क्षरण हो। ये सारी चीज हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने से हमारा जलवायु परिवर्तन, हमारा पर्यावरण परिवर्तन, मानव परिवर्तन और ना जाने कितनी असंख्यक साध्य बीमारी, और जो हमारी मिट्टी का आपका निम्नीकरण, और हमारे फसल पैटर्न में बदलाव, और आपका ये आपके तरह तरह की जनसंख्या बीमारी और जल स्रोतों का सुकड़ना, ग्लोबल वार्मिंग की आपकी बढ़ती समस्या, बारंबारता चीजों की बढ़ना, वर्षा को लेकर, ये सारे हमारे पर्यावरणीय जो आपकी समस्या ने ही आपकी सारी चीजों को पैदा किया है। और इसके लिए क्या है? मानव जिम्मेदार है। और ये कब तक विस्फोट के रूप में नहीं थी? जब तक पर्यावरण में जितना कार्बन को आपका शोषित करने की शक्ति थी, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जिस दिन नहीं हुआ उस दिन समस्या उत्पन्न हुई। इसलिए कोई पर्यावरण समस्या उत्पन्न नहीं हुई, यानी कि जितना खर्च कर रहे थे उतना वापस दे रहे थे। लेकिन जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्रांति के आगमन से स्थिति बदल गई। जनसंख्या बढ़ी,
तो उनके लिए आपका जरूरत थी खाने पीने की, नई नई आपकी चीजों की, हमने नई नई फैक्ट्रियां लगा ली, तो हमने पेड़ों को काटना शुरू किया और कार्बन का इमिशन हुआ, लेकिन हम उतना ग्रहण नहीं कर पाए हमारे पेड़ पौधे जितना करना चाहिए था, क्योंकि अब क्या हुआ था, उपभोग के लिए संसाधनों की मांग बढ़ी और संसाधनों को पुनर्सृजन की दर में बहुत अधिक हो गया। पर्यावरण में अवशोषी क्षमता पर भारी दबाव बुरी तरह से पड़ गया और यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। इस तरह से पर्यावरण की गुणवत्ता के मामलों में मांग पूर्ति संबंध पूरी तरह से उलट गया। अब हमारे सामने पर्यावरण संसाधन और सेवाओं की मांग अधिक थी, लेकिन उनकी पूर्ति सीमित है, जिसके कारण अधिक उपयोग और दुरुपयोगी है। इसलिए अपशिष्ट और प्रदूषण प्रदूषण के पर्यावरण मुद्दे आजकल बहुत गंभीर हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? ये सारे मुद्दे बड़े ही आपका गंभीर रूप से हमारे सामने आपका देखने को सामने आए। अब देखिए, जब आप पेड़ों की कटाई करोगे, पेड़ लगे हुए थे, आपने पेड़ काट लिए, चाहे आपने अपनी जरूरत के लिए काटे, किसी के लिए भी काटे, आपने पेड़ों को काट लिया। अब जो कार्बन को सिंक करता, जो प्रदूषण को खींचता और उसको ऑक्सीजन के रूप में आपको फिल्टर करके चेंज करता, वो आपने नष्ट कर दिया तो क्या होगा? उसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा और ये सारे परिवर्तन जो मैंने आपको बताए थे जलवायु वगैरह के, ये सब हमारे स्वास्थ्य पर दिखाई देंगे। देखिए, तो आजकल ये स्थिति बड़ी आम है हमारे पूरे विश्व में। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल जो हमारे पर्यावरण की समस्या है वो केवल भारत में बनी हुई, नहीं, पर्यावरण की समस्या पूरे वैश्विक स्तर पर बनी हुई है, पूरे विश्व में आपका पर्यावरण की समस्या है। देख लिया? चलिए अब देखिए, तो हम थोड़ा ध्यान देंगे भारत की पर्यावरण स्थिति को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ हमको ब्लॉक दिए गए हैं, बॉक्स हैं, इन बॉक्सों को देखना जरूरी है। आइए इनको पढ़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आज का वैश्विक उष्णता, ग्लोबल हीटिंग। जो आप देख रहे हैं, हमारा तापमान बढ़ रहा है। भारत का तो बड़ा ही, यूरोपियन कंट्री में आप लोग देखोगे तो यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जैसे जर्मन, फ्रांस, रूस और इधर आपका बुल्गारिया, स्कॉटलैंड, ये बहुत सारे कंट्री है, इंग्लैंड वगैरह। यहाँ कभी भी जो था टेम्परेचर 20-22 से ऊपर नहीं जाता था गर्मी को दिनों में, लेकिन वहां आज एसी की जरूरत पड़ गई, 32-35 तक पहुंच रहा है। तो ये पूरे विश्व, वेस्ट मतलब विश्व, उष्णता मतलब हीट, ग्लोबल हीट की बात कर रहा है, ग्लोबल हीट की बात कर रहा है कि आखिर में क्यों बढ़ रहा है ग्लोबल हीट। देखिए, कह रहे हैं कि वैश्विक उष्णता पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान को वृद्धि को कहते हैं। कि अगर आप इसको समझेंगे कि इसका अभिप्राय क्या है, तो वैश्विक हीट का मतलब है पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि, यानी कि जब पृथ्वी का और समुद्र का तापमान बढ़ जाए उसी को बोलते हैं ग्लोबल हीट। वैश्विक उष्णता औद्योगिक क्रांति से ग्रीन हाउस में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले मंडल, यानी कि क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, में वायुमंडल में औसत तापमान में क्रमिक वृद्धि है। यानी कि जब भारत में औद्योगिक क्रांति हुई, उसी से हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हुआ, जिनको हम बोलते हैं आपका GHS गैसेस, जैसे आपका कार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CO2 जिसको हमने कार्बन कहा, और बेंजीन, बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जिनके परिमाण स्वरूप औद्योगिक इंडस्ट्री से गैसें निकली, हमारे पर्यावरण में पहुंची, और पर्यावरण का भी आपका निचला स्तर, जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन वगैरह जलवायु प्रक्रिया होती है, उसमें पहुंची और उसका तापमान बढ़ा दिया। वर्तमान में आने वाले दिनों में वैश्विक हीटिंग में अधिकांश मानव प्रेरित है। कह रहे हैं कि जो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस टेम्परेचर का मुख्य रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अगर कोई है तो वो ह्यूमन है, मानव है। यह मानव वन विनाश क्या कर रहा है? वनों का विनाश कर रहा है और जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैस के वृद्धि के कारण से होता है। वनों को हमने काट दिया जो कार्बन को सिंक करते,
अवशोषित करते हैं। जीवाश्म ईंधन को हम जला रहे हैं, आप कोयले को जलाइए, आप डीजल से आपको यूज कीजिए, आप पेट्रोल को जलाइए, आप मिट्टी का तेल जलाइए, कितना सारा धुआं निकलता है, कितना कार्बन आपका एमिशन होता है। तो जब आप जीवाश्म आपके ईंधन को जलाएंगे और वनों का विनाश करेंगे तो ये सारी जो गैसेस हैं, जो जिनको हम खतरनाक गैसेस कहते हैं, उनको हमने कह दिया ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करने वाले गैसेस को हमने कह दिया ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन का मतलब अच्छा मत समझ लेना, यहाँ क्लियर है। और कह रहे हैं कि वायुमंडल में CO2 कुछ गैसेस बताई गई है, ध्यान रखना। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन यानी कि CH4, और दूसरी अन्य गैसें में गर्माहट सोखने की क्षमता है। वातावरण से मिलने वाले हमारे भूमंडल की सतह गर्म हो जाती है, क्या जाती है, गर्म हो जाता है इनसे। और 1750 के पूर्व औद्योगिक स्तर, यानी कि इसको बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल टाइम एरिया, 1750 से पहले कहीं भी कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं, समझ रहे हो, इतनी फैक्ट्री वगैरह नहीं थी। कह रहे हैं कि तब कार्बन और मीथेन के वायुमंडल में संक्रमण 31% और 149% की वृद्धि हुई। तब से लेके अब तक कितना बढ़ गया, इतना कार्बन बढ़ गया और इतना आपका मीथेन। पिछली शताब्दी में वायुमंडल का तापमान, यानी कि अगर पूरे विश्व को तापमान को देखें, एवरेज टेम्परेचर में कितनी वृद्धि हुई, तो उसको दिखा रहा है कि वायुमंडल तापमान में 1.1 आपका सेल्सियस वृद्धि हुई और समुद्री तल में कई इंच ऊपर उठ गया। और क्या हो गया, इससे सी लेवल बढ़ गया। अब आप कहेंगे सर टेम्परेचर तो गर्म हो रहा है और ये तो समझ आ रहा है कि गैसेस हैं, वो कार्बन इमिशन हमने कर दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई हमने, बहुत सारे विषैली गैसें निकाल दी और उनसे उनका प्रभाव से हमारे यहाँ टेम्परेचर गर्म हो रहा है, तो हीट तो समझ आ रही है। लेकिन ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि समुद्र का तापमान जो आपका लेवल है उसमें पानी कैसे बढ़ रहा है, जबकि गैसों का तो पानी से कोई संबंध है नहीं, तो फिर क्यों बढ़ रहा है। तो उसका सिंपल है, जब हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा पूरे विश्व, जितने भी हिमखंड है वो आपके ग्लेशियर है वो आपका पिघलेंगे और उनका जल कहाँ जाएगा, समुद्रों में ही जाएगा। समुद्र में जाएगा तो सी लेवल बढ़ेगा और सी लेवल बढ़ेगा तो जो हमारे तट हैं, जो कोस्टल एरिया है, जो मैंग्रोव वन है, उन सभी वनों पर क्या होगा, अतिक्रमण, यानी कि वो सब उसके अंदर समा जाएंगे। इसका मतलब ये है हीटिंग से। और कह रहे हैं कि वैश्विक उष्णता यानी कि जो ग्लोबल हीट है ये दीर्घकालिक परिमाणिक है, ये कोई छोटे मोटे समय के लिए नहीं छोड़ता इफेक्ट, ये क्या है, बहुत लंबे समय के लिए अपना प्रभाव छोड़ता है। और ध्रुवीय हिम का पिघलना, यानी कि जो आपके पोलर एरियाज के जो बर्फ है वो पिघल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि और बाढ़ का प्रकोप, हिम पिघला, पेयजल की आपूर्ति और पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और उष्ण कटिबंधीय तूफानों की बारंबारता और उष्ण कटिबंधीय रोग से प्रभावित में बढ़ोतरी के कारण ग्लोबल में योगदान करने वाले तत्व हैं। अब देखिए, अकेले एक टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, समुद्र जितना भी आपका हिमखंड थे ध्रुवों को वो आपके पिघल गए, उनका पानी कहां पहुंच गया, समुद्रों में, उससे बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया और इस बाढ़ के प्रकोप ने अपना पेयजल की सुरक्षा को संकट में घेर दिया। और जब ये गया तो पारिस्थितिकी असंतुलन, अब पारिस्थितिकी असंतुलन कैसे, जब हमारे आपका मैंग्रोव्स मर जाएंगे, तट के किनारे के जो हमारे कोस्टल एरिया में खेती करें वो सब दब जाएंगी, आगे तक बढ़ जाएंगे कोस्टल एरिया, बार बार आपके तूफान आएंगे और बार बार उष्णकटिबंधीय आपके चक्रवात बनेंगे। क्यों, टेम्परेचर ज्यादा होगा, पानी वेपराइज होगा, वेपराइज होकर ऊपर उठेगा तो बारिश होगी, कहीं पर कम होगी, कहीं पर ज्यादा होगी तो मिट्टी का कटाव करेगी तो मिट्टी आपकी कृषि योग्य नहीं रहेगी तो खाद्यान्न कम होगा तो खाद्यान्न की संकट होगी, लोगों में अफरा तफरी महामारी जैसी स्थिति बनेगी और असाध्य रोग उत्पन्न होंगे, कहीं पर डेंगू मच्छर इस तरह की बीमारी होगी और लोग बीमारी की बारंबारता में फंस जाएंगे अकेले ग्लोबल हीट की वजह से। सोच के देखिए, हमने क्या बढ़ाया, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन हमारे जीवन पर उसका 100 डिग्री असर हो गया। इतना प्रभाव हुआ हमारे जीवन पर 100 डिग्री, उसने हर क्षेत्र को नष्ट कर दिया, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे हमारा हेल्थ हो, चाहे तूफान हो, बाढ़ हो, हम उससे परेशान हैं।
आप देखते हैं कि गर्मियों में बहुत ज्यादा आपकी गर्मी पड़ रही है, सर्दियों में बहुत ज्यादा आपकी ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर माइनस में जा रहा है और गर्मी 50 को पार कर रही है। चूरू जैसे इलाके में राजस्थान में 52 डिग्री टेम्परेचर तक हाईएस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो हमारा शरीर असहनीय है, उसको नहीं झेल सकता। हमारे ब्लड में तब क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, डिहाइड्रेशन से हम लोग मर सकते हैं, इतनी गर्मी हो रही है। आखिर में फैल क्यों रहा है? तो कारण एक ही है जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जब तक हम अपने पर्यावरण को बैलेंस नहीं करेंगे, हम पेड़ों को अंधाधुंध काटेंगे, अपनी पारिस्थितिकी को, इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन नहीं करेंगे, तो ये सारी समस्या होंगी। अब देखिए, पहले आपकी छोटी बर्ड्स दिखाई देती, जिनको हम कहते छोटी चिड़िया, फुदका बोलते थे, वो सब समाप्त हो गई। कितने कीट पतंगे हमको शाम को गर्मियों के मौसम में शाम को देखने के लिए मिलते थे, सब नष्ट हो गए। पहले कितनी मधुमक्खियां घूमती थी, कितने परागरण होते थे, सब खत्म हो गया। शहद, मधुमक्खियां दिखनी ही बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि आप हम क्या कर रहे हैं, अपने खेतों में आपका पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं, उसका कंटेंट पौधों में जा रहा है, वो उसको रस को चूस रही है, वो उनके पूरे सिस्टम को आपका नष्ट कर रहा है। जो मधुमक्खी आपका 1 2 या 2 3 महीने जिएगी, 10 20 दिन में आपका जी कर मर जा रही है। तो ये सारे प्रभाव हमारे द्वारा किए गए हैं, आपके पहलों से जाने अनजाने में जो हमने एक कदम उठा दिया है, उसी कदम ने हमारा पूरा सर्वनाश कर दिया है। तो क्या बताइए, जितना भी आपका पर्यावरण में नुकसान हो रहा है, इसके लिए पर्यावरण को जिम्मेदार है या मानव खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बताइए। देखिए आगे बढ़े। अब कह रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन में हम लोगों ने क्या क्या और हमने नाश किया है। देखिए, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, जिनको हम आपका प्रज्वलन यानी कि जलाने में, हीटिंग में यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन के स्रोत, वन विनाश जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है। अगर वन विनाश होगा तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। और जानवरों के अपशिष्ट से निकलने वाली मीथेन, जो जानवर का अपशिष्ट यानी कि जो गोबर मलमूत्र होता है, उससे मीथेन निकलती है, CH4 हम ऐसे इस तरह से लिखते हैं, जो आपका साइंटिफिक इस तरह से CH4 निकलती है। और पशुओं की संख्या में जो वन विनाशीकरण है, मीथेन का उत्पादन और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के योगदान करती है। तो एक 1997 में एक सम्मेलन हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल, और ये जापान में हुआ। क्या कहा गया? ध्यान दीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल, ये जलवायु परिवर्तन को एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ कि भैया संयुक्त राष्ट्र ने एक पहल की कि चलो जितना कुछ हो गया है हो जाने दो, अब जो हमने खो दिया हम उसको ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ भविष्य में कोई ऐसी गलती ना करें और चीजें ना बढ़े, उसके लिए हम जरूर प्रयास करें। और उन्होंने ऐसे खोज निकाला एक रास्ता। उन्होंने 1997 में एक सम्मेलन किया, क्योटो आपका जापान का एक शहर है, वहां उन्होंने आपका सम्मेलन बुलाया और जितना भी हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा था उसको समझने और विश्वव्यापी एक पहल बनाई, ताकि लोगों का ध्यान इस पर आकर्षित हो सके, लोग समझ सके। और संयुक्त राष्ट्र की पहल थी, जिससे वैश्विक उष्णता के सामना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यानी कि अगर पूछा जाए आपका 1997 में जो आपका क्योटो सम्मेलन हुआ वो किसके लिए था, तो आप कहेंगे ये था जलवायु परिवर्तन के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है? और क्या था? सब लोग एकजुट होकर इसका प्रयास करें इंटरनेशनल लेवल पर। इस समझौते में औद्योगिक राष्ट्र जो आपका जिनके इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तकड़ा है, उन राष्ट्रों को विशेष ध्यान दिया गया और कहा गया कि ग्रीन हाउस गैसेस को उत्सर्जन को कमी करने की मांग करी कि अब आपको जितना भी आप ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन कर रहे हैं उसको तुम्हें कम करना होगा। अगर आपने कम नहीं किया भैया तो तुम अपने डेवलपमेंट के चक्कर में पूरा मानव जीवन को अस्तित्व के खतरे में घेर दोगे और न जाने कितने लोगों को आप कहां धकेल दोगे, मौत के मुंह में धकेल दोगे। तो ऐसा क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ये कहा गया और लोगों ने उस पर ही किया। ठीक है, लिख लिया? आगे बढ़े? यहां तक किसी को डाउट
ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा पूरे चैप्टर में ये भी एक बहुत अहम पहलू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हीट, वैश्विक उष्णता, कि हमारा विश्व टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके ऊपर है ये ग्लोबल हीट। तो इसको देख लीजिए, कोई डाउट कोई क्वेरी है मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे ग्लोबल हीट में। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज इस हमारे पूरे लेक्चर में हीट में, ग्लोबल हीट में, ये हमको ध्यान रखना है फिलहाल। तो आज हम पर्यावरण और वैश्विक धारणा विकास में जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, फिलहाल आज हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, अगली कक्षा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप लोग पढ़ के आइए और बड़े अच्छे से पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे फ्यूचर में, वहां भी पूरा काम आने वाला है। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।